नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कहानियाँ पर आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे रहस्य और रोमांच से भरी हिंदी कहानियाँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट करें। आज हम सुनेंगे सत्यजीत रे की बांग्ला कहानी का हिंदी अनुवाद, प्रोफेसर शंकु और रोबू। 16 अप्रैल। अपनी चिट्ठी के जवाब में जर्मनी के मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर पामर की चिट्ठी आज मिली। पामर ने लिखा है, प्रिय प्रोफेसर शंकु, अपने बनाए रोबो यानी मशीनरी आदमी के बारे में आपने जो लिखा है उससे मुझे कितनी खुशी हुई, उससे कहीं ज्यादा आश्चर्य हुआ। आपने लिखा है, रोबो के बारे में मेरा लिखा हुआ खोज संबंधी लेख आपने पढ़ा और उससे आपको काफी जानकारी हासिल हुई है। लेकिन आपका बनाया हुआ रोबो अगर वास्तव में वैसा ही बन पड़ा है जैसा कि आपने लिखा है तो यह मानना ही पड़ेगा कि मेरी कीर्ति से आप बहुत आगे निकल गए हैं। मेरी उम्र हो चुकी, मेरे लिए भारतवर्ष आ सकना संभव नहीं, इसीलिए यदि आप अपने बनाए आदमी को लेकर हमारे यहाँ आ सके तो मुझे महज खुशी ही नहीं होगी, मेरा उपकार भी होगा। इसी हाइडेलबर्ग में ही मेरे जाने पहचाने एक वैज्ञानिक और है, डॉक्टर वोरगेल्ट। उन्होंने भी रोबो पर कुछ काम किया है। बन सका तो उनसे भी आपका परिचय करा दूंगा। आपके जवाब के इंतजार में रहूंगा। यदि आप आने को राजी हो तो एक और किराए का इंतजाम मैं जरूर ही कर सकूंगा। कहना फिजूल होगा, आपके रहने की व्यवस्था मेरे ही यहाँ होगी। आपका रुडोल्फ पामर। पामर की चिट्ठी का जवाब आज ही दे दिया। लिख दिया, अगले महीने के दूसरे हफ्ते के आसपास जाऊंगा। किराए के बारे में मैंने कोई ऐतराज नहीं किया क्योंकि जर्मनी जाने आने का खर्च कम नहीं है, हालांकि उस देश को देखने की भी बड़ी ख्वाहिश है। मेरा रोबो भी मेरे साथ जरूर जाएगा, लेकिन अभी तक वह अंग्रेजी और बंगला के सिवा दूसरी भाषा नहीं बोल सकता। इस एक महीने के अरसे में उसे जर्मन सिखा लेने से वह पामर से मजे में बात कर सकेगा, मुझे दुभाषी का काम नहीं करना पड़ेगा। रोबो को बनाने में मुझे 1.5 साल लगा। मेरे नौकर प्रहलाद ने हर समय मेरे पास रहकर यह वह सामान हाथ के पास पहुंचाकर मेरी मदद की है, लेकिन असली काम सब मैंने खुद ही किया। और हैरत की सबसे बड़ी बात है, वह है रोबो को बनाने में खर्च की बात। कुल मिलाकर उस पर मेरी 337 रुपये 7.5 आने की लागत लगी है। इस निहायत ही मामूली खर्च से बनी वह भविष्य में मेरी लेबोरेटरी के सभी कामों में मेरी सहयोगी होगी, कर्ज की राइट हैंड मैन। मामूली जोड़ घटा गुना भाग के हिसाब में रोबो को 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। ऐसा कठिन कोई हिसाब ही नहीं जिसे हल करने में उसे 10 सेकंड से ज्यादा समय लगे। इसी बात से समझ में आता है कि मैंने पानी के भाव कैसी एक गजब की चीज पाली है। पाली है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक आविष्कार को मैं पूर्णतया आदमी की सृष्टि नहीं मानता। उसकी संभावना पहले से ही रही होती है, शायद हो कि सदा ही रही थी। आदमी को सिर्फ अपनी अक्ल पर जोर से या किस्मत की खूबी से उन संभावनाओं का पता पाकर उन्हें काम में लगा लेता है। रोबो की शक्ल खासी खूबसूरत बन पड़ी है, ऐसा नहीं कह सकता। खास करके उसकी दोनों आंखें 2 तरह की हो जाने से वह ऐंचा-ताना सा लगता है। उस खामी को भरने के लिए मैंने रोबो के मुंह में एक हंसी भर दी है। वह कितना ही कड़ा सवाल क्यों न हल करता हो, वह हंसी उसके होठों पर लगी ही रहती है। मुंह की जगह एक छेद कर दिया है, बातचीत उसी छेद से निकलती है। होठ हिलाने लायक बनाने में नाहक ही समय और खर्च ज्यादा लगता, लिहाजा मैंने उसकी कोशिश ही नहीं की। आदमी के जहाँ दिमाग होता है, रोबो के वहाँ पर ढेरों बिजली के तार हैं, बैटरी, बल्ब आदि हैं। इसलिए दिमाग जो काम करता है उनमें से बहुत सारा काम रोबो नहीं कर सकता। मसलन सुख दुख का अनुभव करना या किसी पर गुस्सा ईर्ष्या करना, यह सब रोबो जानता ही नहीं। वह केवल काम करता है, सवाल का जवाब देता है, हिसाब सब तरह का लगा लेता है, लेकिन सिखाए हुए काम के अलावा काम नहीं करता और सिखाए हुए प्रश्नों को छोड़कर दूसरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। मैंने उसे अंग्रेजी और बंगला के 50,000 प्रश्नों के उत्तर सिखाए हैं, किसी भी रोज उसने गलती नहीं की। अब उसे 10,000 जर्मन प्रश्नों के उत्तर सिखा दूं तो मैं जर्मनी जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इतने अभावों के होते रोबो जो करता है उतना दुनिया के और मशीनी आदमी ने किया है, ऐसा नहीं लगता। ऐसी एक चीज बनाने के बाद उसे गिरिडीह जैसे शहर में कैद रखने का भी कोई मतलब होता है?
बंगाल में थोड़ी सी रसद पर बंगाली वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं? इसे क्या बाहरी दुनिया को जानना नहीं चाहिए? इसने अपने प्रचार से देश का प्रचार ज्यादा है। कम से कम मेरा उद्देश्य वही है। 18 अप्रैल। अब इतने दिनों के बाद अविनाश बाबू ने मेरी वैज्ञानिक प्रतिभा को कबूल किया। मेरे ये पड़ोसी सज्जन यद्यपि आदमी अच्छे हैं, पर मेरे कामों के लिए उनका मजाक उड़ाना कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वह अक्सर मुझसे गप्पे लड़ाने के लिए आया करते हैं, लेकिन पिछले 3 महीनों में जितनी बार भी आए, मैंने प्रहलाद से कहला दिया मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, मुलाकात नहीं हो सकती। आज रोबो को जर्मन सिखाकर अपने लेबोरेटरी की कुर्सी पर बैठकर एक विज्ञान पत्रिका के पन्ने उलट रहा था कि वह आ धमके। मेरी भी इच्छा थी कि वह एक बार रोबो को देखे, इसीलिए उस भलेमानस को बैठक में न बिठाकर सीधे अपने लेबोरेटरी में बुला लिया। कमरे के अंदर कदम रखते ही भले आदमी ने नाक सिकोड़कर कहा, आपने हींग का कारोबार शुरू कर दिया है क्या? कि रोबो पर नजर पड़ते ही अपनी आंखें गोल गोल करके वह बोले, अरे बाप रे, वह क्या है? रेडियो? कि कल का गाना या क्या है? अविनाश बाबू ग्रामोफोन को अभी भी कल का गाना कहते हैं, सिनेमा को कहते हैं बायोस्कोप, एरोप्लेन को कहते हैं उड़न जहाज। जवाब में मैंने कहा, उसी से पूछ देखिए न, वह क्या है? उसका नाम है रोबो। रोबोस्कोप? रोबोस्कोप क्यों होने लगा? कहा तो, उसका नाम है रोबो। उसका नाम लेकर आप उससे पूछिए वह क्या है, वह ठीक जवाब देगा। क्या जाने बाबा, यह आपका कौन सा तमाशा है? ये कहकर अविनाश बाबू ने उस यंत्र के सामने खड़े होकर पूछा, तुम क्या हो जी, रोबो? रोबो के मुंह के उस छेद से साफ जवाब निकला, मैं मशीनी आदमी हूँ, प्रोफेसर शंकु का सहकारी। भले आदमी को तो मूर्छा आने की नौबत। रोबो क्या क्या कर सकता है? यह सुनकर और कुछ कुछ नमूना देखकर अविनाश बाबू अपना मुंह फीका सा करके मेरे दोनों हाथ पकड़ के झकझोरते हुए चले गए। मैंने समझा, अब वह वास्तव में प्रभावित हुए हैं। आज एक पुरानी जर्मन विज्ञान पत्रिका में रोबो पर प्रोफेसर वोरगेल के लिखे एक लेख पर अचानक नजर पड़ गई। उन्होंने खासे नाज से ही लिखा है, मशीनी आदमी बनाने में जर्मनों ने जो कृतित्व दिखाया है, वैसा और किसी भी देश के किसी व्यक्ति ने नहीं दिखाया। उन्होंने यह भी लिखा है कि मशीनी आदमी से नौकर चाकर जैसा काम तो कराया जा सकता है, मगर उससे काम जैसा काम या बुद्धि का कोई काम कभी भी नहीं कराया जा सकेगा। लेख के साथ प्रोफेसर वोरगेल की एक तस्वीर भी छपी है। चौड़ा कपाल, दोनों भौहें कुछ अजीब किस्म की घनी, आंखें गढ़ों में धसी हुई और ठोड़ी पर कोई 2 इंच लंबी और लगभग उतनी ही चौड़ी चौकोर दाढ़ी चिपकी हुई सी। भले आदमी का वह लेख पढ़कर और उसकी तस्वीर देखकर उनसे भेंट करने की ललक और भी बढ़ गई। 23 मई। आज सवेरे हाइडलेबर्ग पहुंचा। चित्र लिखा सा खूबसूरत शहर, यूरोप का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यहाँ होने के नाते मशहूर। शहर के बीच से नेकर नदी बह रही है, पीछे पहरेदार की तरह खड़ा है हरे भरे जंगल से ढका पहाड़। इसी पहाड़ पर हाइडलेबर्ग का ऐतिहासिक किला है। शहर से 5 मील के फासले पर मनोरम प्राकृतिक परिवेश में प्रोफेसर पामर का निवास है। 70 साल के उस बूढ़े वैज्ञानिक ने मेरी जैसी खातिर की, वे कहकर नहीं बताई जा सकती। बोले, शायद आपको मालूम हो, भारतवर्ष के प्रति जर्मनी का एक स्वाभाविक खिंचाव है। मैंने आपके यहाँ के प्राचीन दर्शन और साहित्य की बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। मैक्स मूलर ने उन किताबों का बहुत सुंदर अनुवाद किया है। उनके प्रति हम सब बहुत ऋणी हैं। आपने भारतीय वैज्ञानिक के नाते आज जो काम किया है, उससे हमारे देश का गौरव बढ़ा। रोबो को मैं उसी के आकार के एक पैकिंग बक्से में पुआल, रुई, बुरादे आदि में बड़ी एहतियात के साथ लिटा कर ले आया था। पामर को उसे देखने का बड़ा कौतूहल हो रहा है, यह जानकर मैंने दोपहर को ही उसे बक्से से निकालकर झाड़ पोंछ कर पामर की प्रयोगशाला में खड़ा कर दिया। पामर ने रोबो के बारे में इतनी छानबीन की, इतना लिखा पढ़ी की, पर उन्होंने खुद कभी कोई रोबो बनाया नहीं। रोबो की शक्ल देखकर उनकी आंखें कपाल पर चढ़ गईं। बोले, अरे तुमने तो गोंद, कांटिया और स्टिकिंग प्लास्टर से ही जोड़ने का काम कर दिया है और कहते हो कि यह रोबो बातें करता है। पामर के गले में अविश्वास का सुर साफ झलक रहा था। मैंने मुस्कराकर कहा, जी, आप उसे जांच परख कर देख लेना, पूछिए न उससे कोई सवाल। रोबो की तरफ मुड़कर पामर ने जर्मन भाषा में पूछा, तुम क्या काम करते हो?
रोबो ने भी जर्मन भाषा में ही साफ स्वर और स्पष्ट उच्चारण करके कहा, मैं अपने मालिक की मदद करता हूँ और अंक की समस्या हल कर सकता हूँ। पामर रोबो की ओर हैरानी की निगाह से देखकर कुछ देर तक सिर हिलाते रहे। उसके बाद एक लंबा निश्वास छोड़ते हुए बोले, शंकु, आपने जो किया है, विज्ञान के इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं। वोरगेल्ड को ईर्ष्या होगी। इसके पहले वोरगेल्ड के बारे में हम दोनों में कोई बात नहीं हुई। पामर के मुंह से एकाएक उसका नाम सुनकर मैं चौंक ही उठा। वोरगेल्ड ने भी क्या कोई रोबो बनाया है? मेरे कुछ पूछने से पहले ही पामर ने कहा, वोरगेल्ड हाइडेलबर्ग में ही है, मेरे ही जैसे एकांत परिवेश में, लेकिन नदी के उस पार। हम दोनों बर्लिन में एक ही स्कूल में पढ़े हैं, मगर मैं उससे 3 साल आगे था। उसके बाद मैंने यहाँ हाइडेलबर्ग में आकर डिग्री ली। वह बर्लिन में ही रह गया। 10 साल हुए, वह यहाँ अपने मौरूसी घर में आकर रह रहा है। उन्होंने कोई रोबो बनाया है क्या? सो तो मैं नहीं कह सकता। उसके पीछे वह लगा बहुत दिन से है, लेकिन शायद कामयाब नहीं हुआ है। बीच में तो सुना था उसका दिमाग ही कुछ खराब हो गया है। पिछले 6 महीने से वह घर से निकला ही नहीं। मैंने कई बार उससे टेलीफोन पर बात करने की कोशिश की। हर बार उसके नौकर ने बताया वह बीमार हैं। इधर मैंने फोन वोन नहीं किया। मैं यहाँ हूँ, यह बात उन्हें मालूम है? पता नहीं। आपके आने का जिक्र मैंने यहाँ के कई वैज्ञानिकों से किया है। उन सब से आपकी मुलाकात होगी ही। कुछ अखबार वालों को भी जानकारी हो सकती है। मैंने अलग से वोरगेल्ड को यह बताने की जरूरत नहीं समझी। मैं चुप रह गया। दीवार पर लगी क्लॉक ने खक करके 4 बजे। खुली खिड़की से बाहर बाग दिखाई दे रहा था, उसके भी पीछे पहाड़। दो एक चिड़ियों की चहक के सिवाय और कोई आवाज नहीं। पामर ने कहा, रूस के स्ट्रागोनाफ, अमेरिका के प्रोफेसर स्टाइनबे, इंग्लैंड के डॉक्टर मेनिंग्स, इन सब ने रोबो बनाया। जर्मनी में भी 3-4 रोबो हैं। मैंने उन सभी को देखा है, लेकिन उनमें से एक भी इस आसानी से नहीं बना है और इस सफाई के साथ बोल नहीं सकता। मैंने कहा, लेकिन यह हिसाब भी कर सकता है। आप कोई भी सवाल देकर जांच सकते हैं। पामर ने अवाक होकर कहा, अच्छा, वह आवेरवाक का इक्वेशन जानता है? पूछ देखिए। रोबो का इम्तहान लेकर पामर ने कहा, गजब है। आपकी प्रतिभा को शाबाश। उसके बाद क्षण भर चुप रहकर बोले, आपका रोबो आदमी की तरह अनुभव कर सकता है? मैंने कहा, जी नहीं, यह वह नहीं कर सकता। पामर ने कहा, और चाहे कुछ न हो, आपने दिमाग से अगर उसका कोई लगाव रहता है तो बड़ा अच्छा होता, तो आपके बड़े काम आता। वैसे भी वह वास्तव में आपका एक भरोसा करने लायक साथी हो सकता। पामर मानो कुछ अनमने से हो गए। फिर बोले, मैंने उस विषय पर बहुत सोचा है, किसी मशीनी आदमी को लहू मांस के किसी आदमी के मन की बात समझाई जाए। इस ओर मैं काफी दूर तक आगे भी बढ़ चुका था, दिल की बीमारी ने लाचार कर दिया। और जिस रोबो पर यह सब परीक्षण चलता, उसे बनाने की सामर्थ्य ही नहीं रह गई। मैंने कहा, मैं रोबो के काम से संतुष्ट हूँ। वह जितना कर लेता है, मेरे लिए वही बहुत है। पामर ने कुछ कहा नहीं। मैंने देखा, वह एकटक रोबो को देख रहे हैं। रोबो के चेहरे पर वही हंसी। कमरे की खिड़की से झुकते दिन की रोशनी आकर उसकी बाईं आंख पर पड़ रही थी। धूप की चमक से बिजली के लहू की आंख भी हंसती सी लग रही थी। 24 मई। मैं बैठा अपनी डायरी लिख रहा था। कल आधी रात से लेकर आज दिन भर में बहुत सी घटनाएं घटी, उन सबको करीने से लिख लेने की कोशिश कर रहा था। कहाँ तक बन पाएगा नहीं जानता, क्योंकि मेरा मन ठीक नहीं था। जीवन में आज पहली बार मेरे मन में संदेह जागा कि अपने को मैंने जितना बड़ा वैज्ञानिक समझा था, वास्तव में मैं उतना बड़ा हूँ या नहीं। यदि वही होता तो इस कदर अपदस्त में क्यों हुआ? कल रात की घटना ही पहले बताऊं। यह खास वैसी कुछ नहीं, फिर भी लिख रखना अच्छा है। पामर और मैं रात का भोजन करके 9 बजे उठे। उसके बाद बैठक में काफी पीते हुए हम दोनों ने काफी बातें की। मैंने उस समय भी पामर को बीच बीच में अन्यमनस्क होते देखा। क्या सोच रहा था, क्या जाने। हो सकता है रोबो को देखने के बाद से उसे बार बार असमर्थता याद आ जाती है।
और ठीक भी है, वह जैसा बूढ़ा हो गया है कि रोबो पर नई कोई गवेषणा कर सकना उसके लिए मुमकिन नहीं लगता। मैं सोने के लिए 10 बजे के कुछ बाद ही गया। जाने से पहले रोबो को देखकर गया। लगा कि पामर की लेबोरेटरी में वह बड़े आराम से ही है। जर्मनी की आब हवा, यहाँ की सर्दी और प्राकृतिक सौंदर्य, इन सब की उसे कोई परवाह नहीं। वह गोया महज मेरे हुक्म के इंतजार में है। सोने को जाने से पहले हम दो वैज्ञानिक ने जर्मन भाषा में उससे विदाई ली। रोबो ने भी साफ शब्दों में कहा, गुटे नाक्ट हेर प्रोफेसर शंकु, गुटे नाक्ट हेर प्रोफेसर पामर। बिस्तर के पास की बत्ती जलाकर कुछ देर एक मैगजीन के पन्ने उल्टे नीचे कर ऊपर की मंजिल की ग्रैंडफादर घड़ी में टन टन करके 11 बजना सुनकर बत्ती बुझाकर सो पड़ा। आधी रात को नींद टूटी। क्या बज रहा था पता नहीं। मेरी नींद एक आवाज सुनकर ही खुली और वह आवाज आ रही थी मेरे कमरे के ठीक नीचे, पामर की लेबोरेटरी से। खट खट खट, ठंग ठंग खट खट। कभी लगा कि काठ के फर्श पर आदमी के पैरों की आवाज है, कभी लगा कल पुर्जों के काम का शब्द है। लेकिन 5 मिनट से ज्यादा वह आवाज नहीं सुनाई पड़ी। फिर भी काफी कुछ देर तक कान खड़े किए लेटा रहा। शायद और कुछ आवाज हो। लेकिन उसके बाद घड़ी में 3 बजने के सिवा और कोई आवाज नहीं सुनी। सबेरे जलपान के समय पामर से इस विषय में मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरी नींद में अड़चन आई, यह सुनकर वह शायद बहुत परेशान हो पड़े। जलपान के बाद जरा घूमने निकलने की बात थी। लेकिन मेज से उठने के पहले ही पामर के नौकर क्रूट ने आकर अपने मालिक के हाथ में एक विजिटिंग कार्ड दिया। नाम पढ़कर पामर ने अवाक होकर कहा, अरे, वोरगेल्ड आया है। सुनकर मैं भी हैरान रह गया। बैठक में जाकर देखा, गिरिडीह में रहते समय जर्मन पत्रिका में जो चेहरा तस्वीर में देखा था, यह वही चेहरा है। सिर्फ बालों में और कुछ सफेदी आ गई है। हम लोगों के अंदर जाते ही सोफे पर से उठकर वोरगेल्ड ने हमें अभिवादन किया। इतनी उम्र हो जाने के बावजूद मिलिट्री सी चुस्ती देखकर अचरज हुआ। इनकी भी उम्र 70 के लगभग, मगर कैसी जवान तंदुरुस्ती। पामर ने कहा, वोरगेल्ड, तुम्हें देखकर ऐसा कहाँ लगता है कि तुम लंबी बीमारी से उठे हो, बल्कि लगता है कि चेंज में जाकर सेहत को सुधार आए हो। वोरगेल्ड ने भारी गले से हो हंस करके कहा, बीमार हूँ बताने से लोग तंग कम करते हैं। व्यस्त हूँ कहने से बहुत बार काम नहीं चलता। उससे बल्कि लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है, और वैसे में लोग बार बार टेलीफोन करके जानना चाहते हैं कि व्यस्तता की वजह आखिर क्या है, और समझ ही सकते हो कि वह कारण सब समय कहा नहीं जा सकता। हाँ, वह तो बेशक नहीं कहा जा सकता। पामर ने वोरगेल्ड को शराब ऑफर की। उसने सिर हिलाकर कहा, यह चीज मैंने कतई छोड़ दी है और मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं है। मैंने आज के अखबार में रोबो सहित प्रोफेसर शंकु के यहाँ आने की खबर पढ़ी। इस विषय में मुझे कैसी उत्सुकता है, यह तो जानते ही हो। इसलिए बिना खबर किए ही मैं सीधे आ पहुंचा। आशा है अन्यथा नहीं सोचा होगा। नहीं नहीं, मैंने कहा, आप शायद मेरे यंत्र को एक बार देखना चाहते होंगे। उसी के लिए तो आया। आपने असंभव को संभव कैसे किया, यह जानने की स्वाभाविक उत्सुकता हो रही है। वोरगेल्ड को लेबोरेटरी में ले गया। रोबो को देखते ही वोरगेल्ड की पहली बात हुई, आपने शायद चेहरे की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे ख्याल से इस चीज को मशीनी आदमी न कहकर सिर्फ मशीन कहना ही ठीक है, नहीं क्या? मैं इस बात से इनकार जरूर नहीं कर सका। कहा, यह ठीक है कि मैंने काम पर ही ध्यान ज्यादा दिया है। एपोलो जैसा निर्दोष सुंदर आदमी इसे बेशक नहीं कहा जा सकता। सुना, आपका रोबो हिसाब बढ़िया ढंग से कर लेता है। टेस्ट कीजिएगा। वोरगेल्ड ने रोबो की ओर घूमकर पूछा, 2 और 2 कितना होता है? इसका जवाब रोबो के मुंह से इतने जोर से निकला कि पामर की प्रयोगशाला की कांच की चीजें झंझना उठी। रोबो कभी इतने जोर से बात नहीं करता। मैंने साफ समझा और समझकर जरा अवाक हुआ कि वोरगेल्ड के सवाल से रोबो खींच गया है। वोरगेल्ड के खुद का हाव भाव भी उस डपट से कुछ सकुचाया सा लगा। वह एक के बाद दूसरा सख्त सवाल रोबो से करने लगे और रोबो भी 5 से 7 सेकंड के अंदर हर सवाल का जवाब देता गया। गर्व से मेरी छाती फूल उठी।
वोरगेल्ड की ओर नजर घुमाकर मैंने देखा 40 डिग्री सर्दी में भी उसके कपाल पर पसीने की बूंदें आ गई हैं। कोई 5 मिनट तक पूछते रहने के बाद वोरगेल्ड ने मेरी तरफ घूमकर कहा, हिसाब के सिवा यह और क्या जानता है? मैंने कहा, आपके विषय में उसे बहुत सी बातें मालूम हैं, चाहे तो पूछ सकते हैं। मेरी बात सुनकर वोरगेल्ड मानो खासे अवाक से हुए। यहाँ आने से पहले एक जर्मन विज्ञान कोश से वोरगेल्ड के जीवन संबंधी बहुत सी बातें मैंने उसमें भर दी थीं। मैंने अंदाज कर लिया था कि वोरगेल्ड रोबो से क्या क्या पूछ सकते हैं। वोरगेल्ड ने कहा, तुम्हारे यंत्र को इतनी जानकारी है? ठीक है, बोलो तो रोबो, मेरा नाम क्या है? रोबो के मुंह से बात नहीं निकली। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, कोई जवाब नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। रोबो गोया कमरे की मेज कुर्सी अलमारी जैसे सामानों सा ही निष्प्राण हो, निर्जीव। अब पसीना छूटने की बारी मेरी थी। मैं आगे बढ़ा। रोबो के सिर पर के बटन को दबाया, इसे हिलाया, उसे डुलाया, यहाँ तक कि रोबो के सारे शरीर को झकझोरा। अंदर के सारे कल पुर्जे झंझना उठे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रोबो ने आज इन वैज्ञानिकों के सामने मेरे और भारतीय विज्ञान के मान सम्मान को माटी में मिला दिया। वोरगेल्ड ने मुंह से हो जैसी एक आवाज निकालकर कहा, इसमें कोई शुबहा नहीं कि इसमें कोई बड़ा सा डिफेक्ट रह गया है। जो भी हो, हिसाब यह अच्छा ही जानता है। अगर असुविधा न हो तो कल तीसरे पहरे से मेरे यहाँ ले आने पर मैं इसे दुरुस्त कर सकूंगा, ऐसा मेरा ख्याल है, और मुझे भी कुछ दिखाना है। आप दोनों का न्योता रहा। वोरगेल्ड चले गए। पामर मेरे मन की हालत समझ गए थे और मैं भी समझ रहा था कि वे खुद भी बड़ा बुरा महसूस कर रहे थे। बोले, मेरे लिए यह बड़ा अचरज सा लग रहा है। आइए तो देखें वह अब ठीक से बोलता है या नहीं। प्रयोगशाला में जाकर रोबो से पूछते ही वह फिर पहले की तरह जवाब देने लगा। चला फिरा भी ठीक ही। मैंने समझा कि ठीक उसी एक प्रश्न की घड़ी में उसके अंदर कोई सामयिक गड़बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से बेचारा जवाब नहीं दे सका। इसमें जवाबदेह करना हो तो मुझे ही करना चाहिए। उसका क्या दोष? शाम को वोरगेल्ड का टेलीफोन आया। उन्होंने कल के न्योते की फिर से याद दिलाई। रोबो को भी साथ लाने की कहकर बोले, यहाँ मेरे सिवा दूसरा कोई न होगा। लिहाजा आपका यंत्र अगर कुछ गड़बड़ भी करे तो बाहर के किसी के सामने आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मेरे मन से कलंक जा नहीं रही थी। कहीं रात को नींद न आए, इसलिए अपनी बनाई नींद की दवा समनोलिन की एक गोली मैंने खा ली। एक बात को सोचकर कुछ खटका सा लगा। कल आधी रात को खटखाट आवाज क्यों हो रही थी? पामर क्या खुद लेबोरेटरी में काम कर रहे थे? उन्होंने रोबो के अंदर के कल पुर्जे को कुछ बिगाड़ तो नहीं दिया है? पामर और वोरगेल्ड में कोई साजिश तो नहीं चल रही है? 27 मई। कल अपने देश को लौट जाऊंगा। हाइडेलबर्ग की विभीषिका मेरे मन से कभी मिटेगी नहीं। लेकिन यहाँ आकर एक नई जानकारी हासिल की। मैंने यह समझा कि वैज्ञानिक लोग सम्मान के पात्र होते हुए भी वे सभी विश्वास के पात्र नहीं हैं। लेकिन घटना जब घटी तब मन में यह सब कुछ भी नहीं आया। उस समय जी में सिर्फ यही हो रहा था, मेरा इतना काम बाकी है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। कैसे जो प्राण। घटना खोलकर ही कहूँ। वोरगेल्ड हम दोनों को न्योत कर गए थे। रोबो को साथ लेकर चलना फिरना आसान नहीं है, लेकिन भले आदमी ने जब कहा ही है तो उसे साथ ले जाने का ही निश्चय किया। तीसरे पहर 4 बजे के करीब रोबो को बक्स में बंद किया। घोड़ा गाड़ी की एक तरफ की सीट पर उसे करवट से लिटाकर दूसरी तरफ की सीट पर हम दोनों बैठकर वोरगेल्ड के घर को रवाना हुए। 3 मील दूर जाने में लगभग 45 मिनट लगेगा। रास्ते के दोनों ओर बसंत के फूले चेरी फूलों की शोभा देखकर जाते जाते मैंने पामर से वोरगेल्ड के पुरखों की बातें सुनी। उनमें से एक जूलियस वोरगेल्ड बैरन फ्रैंकेस्टाइन की भांति मरे हुए आदमी को जिंदा करने की कोशिश में खुद ही रहस्यमय ढंग से अपनी जान गंवा बैठे। इसके सिवा खानदान में 2 जने पागल थे, जिनकी सारी जिंदगी पागलखाने में गुजरी। जंगल के भीतर से होकर रास्ता पहाड़ के ऊपर को उठ गया है। यहाँ सर्दी जैसे कुछ ज्यादा थी और फिर धूप भी ढलती जा रही थी। मैंने मफलर को गले में अच्छी तरह से लपेट लिया। कुछ दूर चलने के बाद एक मोड़ से घूमते ही खुशनुमा काम किया हुआ एक फाटक दिखाई दिया। पामर ने कहा, आप पहुंचे।
फाटक पर नक्शा सा बना हुआ लिखा था, विला मारियन। एक दरबान ने आकर फाटक खोल दिया। हम लोगों की गाड़ी उसके अंदर से खटखट करते हुए बिल्कुल दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हुई। इसे घर के बजाय महल या किला कहना ही शायद ठीक है। वोरगेल्ड सामने ही इंतजार कर रहे थे। हम लोगों के उतरते ही आकर अपना ठंडा हाथ हमसे मिलाया। आप लोगों के आने से मुझे बेहद खुशी हुई है। उसके बाद दो मुस्तैदी नौकर आकर रोबो के बक्से को उठाकर अंदर ले गए। हम लोग अंदर की बैठक में जाकर बैठे और बैठक के पास ही लाइब्रेरी में वोरगेल्ड के हुक्म के मुताबिक रोबो को बक्से से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया गया। पूरे घर में, खास करके यह बैठक और इसकी सारी चीजों में तस्वीर, आईना, घड़ी, झाड़ फानूस सब कुछ में जैसी प्राचीनता थी वैसी ही आभिजात्य की छाप थी। कमरे में एक बू थी, वह कुछ तो लकड़ी की सी और कुछ किसी दवा या केमिकल की सी लग रही थी। वोरगेल्ड की भी जरूर कोई प्रयोगशाला होगी और वह शायद इस बैठक के आसपास ही कहीं होगी। बत्ती जलाने के बावजूद कमरे का धुंधलका सा भाव नहीं गया। जाता भी कैसे, कमरे में कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसका कि रंग हल्का हो। सभी भूरी या काली और सभी पुरानी। कुल मिलाकर एक गंभीर, बदन छमछम करने वाला भाव। मैं चूंकि शराब नहीं पीता, इसलिए वोरगेल्ड ने मेरे लिए गिलास में सेब का रस मंगवाया। जो नौकर ट्रे में वह रस ले आया, लगा उसकी उम्र 90 साल की होगी। मैं शायद उसकी ओर जरा ज्यादा अवाक होकर देख रहा था। इसलिए वोरगेल्ड ने मेरी उत्सुकता मिटाने के लिए कहा, रुडी मेरे जन्म के पहले से ही इस घर में है। इसके 3 पुश्त हमारे घर के नौकर रहे हैं। यहाँ यह बात कह लूं, वोरगेल्ड जैसी गंभीर मगर इतनी मुलायम गले की आवाज मैंने और कभी नहीं सुनी। हम तीनों हाथ में गिलास लिए एक दूसरे की सेहत की कामना कर रहे थे कि बाहर जाने कहाँ टेलीफोन बज उठा। उसके बाद बुढ़े रुडी ने आकर खबर दी, पामर का फोन है। पामर उठकर फोन सुनने के लिए चले गए। वोरगेल्ड के हाथ के गिलास में भी सेब का रस था। उसे घुमाते हुए एकटक मेरी ओर देखकर उन्होंने कहा, शंकु, आपको शायद पता हो, वैज्ञानिक लोग आज 30 साल से यांत्रिक मनुष्य के बारे में गवेषणा कर रहे हैं। मैंने कहा, जी हाँ, मालूम है। मैंने भी इस पर थोड़ा बहुत काम किया है, शायद मालूम हो। जी, मैंने इस पर आपके कुछ लेख भी पढ़े हैं। मैंने अपना अंतिम लेख 10 साल पहले लिखा था। मेरी सही गवेषणा उस लेख के बाद ही शुरू हुई है। अपनी इस गवेषणा के बारे में एक भी तथ्य मैंने कहीं प्रकट नहीं किया है। मैं चुप रहा। वोरगेल्ड भी चुपचाप अपनी गढ़ों में फंसी हुई नीली आंखों से मुझे देखते रहे। कहीं दुम दुम जैसी आवाज हो रही थी घर में ही कहीं, मगर करीब में नहीं। पामर आखिर इतनी देर क्यों कर रहे हैं? टेलीफोन पर वह किससे बातें कर रहे हैं? वोरगेल्ड ने कहा, पामर का फोन शायद जरूरी है। मैं चौंका। मैंने तो उनसे कुछ कहा नहीं। वह मेरे मन की बात कैसे समझ गए? इस बार वोरगेल्ड ऐसा एक प्रश्न कर बैठे जो मेरे लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। अपना रोबो आप मेरे हाथ बेचेंगे? मैंने अवाक होकर कहा, यह कैसी बात? क्यों भला, कहिए तो। वोरगेल्ड ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे उसकी जरूरत है। कारण बस यही है। मेरा रोबो हिसाब करना नहीं जानता और इसकी मुझे खास जरूरत है। आपका रोबो क्या यहाँ है? वोरगेल्ड ने सिर हिलाकर हाँ कहा। रह रहकर गुम गुम की आवाज और पामर को लौटने में देर हो रही थी। इन दो बातों से मुझे बड़ी घुटन सी हो रही थी। लेकिन तो भी वोरगेल्ड का रोबो इसी घर में है और मैं उसे शायद देख पाऊंगा, इससे मैंने उत्तेजना की एक सिहरन महसूस की। वोरगेल्ड ने कहा, मेरे जैसा रोबो आज तक कोई भी नहीं बना पाया। मैंने गाटफ्रीड वोरगेल्ड जो बनाया है उसकी कोई मिसाल नहीं। लेकिन मेरे रोबो में एक कमी है। वह तुम्हारे रोबो की तरह इतनी आसानी से हिसाब नहीं बता सकता। इसलिए मुझे उसकी वह कमी दूर करनी है। तुम्हारा रोबो मिल जाए तो मेरा वह काम बन जाए। मुझे बड़ी खींच सी हुई। ऐसी भी चीज कोई कभी पैसे के लिए दे सकता है? इतने अरमान से बनाया हुआ मेरा पहला रोबो, उसे मैं हाइडेलबर्ग के इस अतपगले वैज्ञानिक के हाथ बेच दूंगा? किस लिए? रुपयों की मुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ी है? और उस हिसाब लगाने वाली बात में ही तो मेरा सबसे बड़ा कृतित्व है।
वोरगेल्ड ने जैसा भी रोबो क्यों न बनाया हो, अपने से वह चाहे जो भी कहें, मैं जानता हूँ कि मेरे जैसा गजब का मशीनी आदमी उन्होंने हरगिज नहीं बनाया है। मैंने सिर हिलाकर कहा, मुझे माफ कीजिए वोरगेल्ड, यह चीज मैं बेच नहीं सकता। सच पूछिए तो आप जब इतने बड़े वैज्ञानिक हैं तो और थोड़ी सी मेहनत करके आप ऐसी चीज क्यों नहीं बना पाएंगे जो मैंने बनाई है? उसकी वजह? वोरगेल्ड सोफे पर से उठ खड़े है। हर कोई हर चीज नहीं बना सकता। यही दुनिया का नियम है। कोशिश करने पर मैं भी बना सकता हूँ, यह मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मेरे लिए असाध्य कुछ भी नहीं। लेकिन समय कम है। मेरे पास जो पूंजी थी वह भी चुक गई। कर्ज से मेरा घर गिरवी पड़ा है। उस एक रोबो को बनाने में मेरा सब स्वाहा हो गया। मैंने उसके पीछे करोड़ों करोड़ मार्क खर्च किया है, लेकिन एक उसी गुण की कमी से वह अधूरा सा है। वह मुझे चाहिए। उसे पा लेने से अपने रोबो से ही मैं अपनी सारी लागत वापस पा जाऊंगा। लोग कहेंगे, हाँ, वोरगेल्ड ने जो किया है उससे ज्यादा कर सकना आदमी के बस के बाहर की बात है। मेरे संदूक में सोने के आभूषण रखे हुए हैं, 400 साल पुराने। वह सोना मैं आपको दे देता हूँ, आप अपना रोबो मेरे हाथ बेच दीजिए। मुझे सोने का लालच दिखा रहे हैं। इस लोभ नाम की चीज को मैं कितना पहले जीत चुका हूँ, यह तो वोरगेल्ड को मालूम नहीं है ना? इस बार मैंने अपने स्वर को भरसक गंभीर करके कहा, आपकी बातचीत का लहजा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है वोरगेल्ड। सोना तो क्या, हीरे की खान भी मिले तो मैं अपना रोबो नहीं बेचूंगा। फिर तो आपने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं रहने दिया। यह कहकर वोरगेल्ड ने सबसे पहले जो काम किया वह था सीढ़ी की तरफ के दरवाजे को बंद कर देना। उसके बाद दूसरी तरफ को जो दरवाजा था शायद खाने के कमरे में जाने का, उसको भी बंद कर दिया। कांच की खिड़कियां यूं ही बंद थीं। खुला रह गया सिर्फ लाइब्रेरी का किवाड़, और मेरा रोबो उसी लाइब्रेरी में था। मेरे मन में यही पहली बार संदेह हुआ कि अब मैं अपने रोबो को शायद देख नहीं पाऊंगा। शायद और कई दिनों के बाद ही वह दूसरे मालिक का काम करेगा, उसके सख्त सख्त सवालों को हल करेगा। और पामर? मेरे मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं कि वोरगेल्ड पामर से साजिश करके मेरा सत्यानाश करने पर उतारू है। दुम दुम दुम, फिर वही आवाज सुनाई दी। लगा आवाज यह धरती के नीचे से आ रही है। किसकी आवाज? वोरगेल्ड के रोबो की? सोचने का समय नहीं था। वोरगेल्ड मेरे सामने आकर खड़े हो गए। आंखों में वही अपलक दृष्टि। ऐसी कठोर निगाह मैंने और किसी की आंखों में नहीं देखी। इस बार वोरगेल्ड ने बात की तो देखा, तब उनके स्वर में वह मुलायमियत नहीं है। उसकी जगह इस बात जैसी एक सख्ती थी। प्राण को बनाने से उसका नामोनिशान मिटाना कितना आसान है, आप नहीं जानते हैं शंकु। बंद कमरे में उनके गले की आवाज गम गम गूंज उठी। बस बिजली का एक ही शॉक। कितने वोल्ट का, मालूम है? तुम्हारा रोबो जान सकता है। वह शॉक देने का उपाय भी बड़ा सहज है। मेरे बदन पर उस शॉक को रोकने वाली कार्बोधीन की बनियान थी। शॉक से मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ताकत से मैं इस जर्मन से कैसे पार पाऊंगा? मैं चीख उठा, पामर, पामर। वोरगेल्ड अपने दाएं हाथ को बढ़ाकर उसकी पांचों उंगलियां सामने की ओर सीधी करके मेरी ओर बढ़ते जा रहे थे। उनकी आंखों में हिंसक उल्लास की चमक थी। पीछे हटने में मुझे सोफे से रुकावट हुई। पीछे हटने का कोई उपाय नहीं था। वोरगेल्ड की उंगलियां मेरे कपाल से महज 6 इंच की दूरी पर थीं। ठन ठन ठन, एक आवाज सुनकर मेरी निगाह दाईं तरफ फिरी। वोरगेल्ड ने भी गोया घबराकर अपनी गर्दन घुमाई। उसके बाद एक गजब की, विश्वास न करने योग्य घटना घटी। लेबोरेटरी के दरवाजे से होकर हमारे कमरे में मेरे ही हाथ का बनाया हुआ मशीनी आदमी रोबो आ पहुंचा। उसकी आंखें वही एंचा ताने की। उसके मुंह पर वही मेरी दी हुई हंसी। पलक मारने भर की देर में इस बात की आंधी की नाई आगे बढ़कर उसने अपने दोनों हाथों से वोरगेल्ड को कसकर पकड़ लिया। उसके बाद जो गुजरा, उस जैसी अजीब और विभत्स बात मैंने और कभी नहीं देखी। रोबो के हाथों के दबाव से वोरगेल्ड का सिर बिल्कुल पेट जैसा पीठ की तरफ घूम गया। उसके बाद रोबो के ही खींचने से वह सिर धड़ से एक बारगी अलग होकर जमीन पर छिटककर जा गिरा और शरीर के अंदर से गले की फांक में से बिजली के तारों का एक ढेर निकल पड़ा। मुझसे और खड़ा नहीं रहा गया।
अवश अचेत सा धप से सोफे पर बैठ गया। आंखें, मन, मस्तिष्क, मेरा सब मानो चौंधिया गया था। प्रायः बेहोशी की हालत में मैंने समझा सीढ़ी की तरफ के दरवाजे पर धक्का पड़ रहा है। शंकु, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आवाज पामर की थी। एकाएक मेरी शक्ति और होश जैसे लौट आया। सोफे से झटपट उठा, दौड़कर जाकर दरवाजा खोला। जो देखा 3 आदमी है, पामर, बोरगेल्ड का बूढ़ा नौकर रुडी और हाँ, कोई शक नहीं, तीसरे थे असली वैज्ञानिक गाटफ्रीड बोरगेल्ड। इसके बाद की घटना ज्यादा कुछ नहीं। मेरे मन के कई प्रश्नों में पामर की बात से एक पल में साफ हो गया। उस दिन आधी रात को लेबोरेटरी में दाखिल होकर मैंने तुम्हारे रोबो के माथे के अंदर अपना आविष्कार किया हुआ एक यंत्र भर दिया था। उसके फलस्वरूप तुमसे उसके मन का एक टेलीपैथिक योग हो गया था। तुम पर आफत आई है, यह जानकर वह चुप खड़ा नहीं रह सका। वोरगेल्ड ने कहा, इन यांत्रिक मनुष्यों का यंत्र जैसा होना ही ठीक है। अपने रोबो को मैंने इतना ज्यादा अपने जैसा बना दिया था कि वह मुझे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने यह नहीं चाहा कि ठीक उसी के जैसा और कोई दूसरा रहे। सोचा था मेरी मृत्यु के बाद वह मेरा काम चलाता जाएगा, मगर ब्रेन की मति गति को क्या आदमी ठीक रख सकता है। मैंने जैसे ही उसका बंधन खोल दिया, उसने मुझे कैद कर दिया। उसने मुझे मारा नहीं, इसलिए कि वह जानता था बिगड़ जाने पर उसके लिए मेरे सिवाय कोई गति नहीं है। पामर ने कहा, रुडी सब कुछ जानता था, लेकिन डर के मारे वह कुछ कर नहीं सकता था। फोन का यह चकमा रुडी की ही कारसाजी थी। उसने यह चाहा था कि मुझे बाहर बुलाकर वह वोरगेल्ड के कैद होने की बात बताए। उसके बाद दोनों मिलकर उसे उद्धार करने की कोशिश करें। इसी बीच में आपकी जिंदगी ऐसे खतरे में पड़ जाएगी, यह मैं सोच नहीं सका था। एक चीज समझ में आने से मेरा मन खुशी से भर गया। मैंने कहा, रोबो ने उस दिन वोरगेल्ड का नाम क्यों नहीं बताया, समझ रहे हैं ना? जो दरअसल वोरगेल्ड नहीं है, वह उसका नाम वोरगेल्ड कैसे बोलता? हम लोग नहीं समझ सके थे, लेकिन उसने ठीक समझ लिया था। यंत्र ही यंत्र को ठीक ठीक पहचानता है। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।